महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, कुछ उन फैसलों पर भी नजर डाल लेते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि आखिरकार एंटी रोमियो स्क्वाड कैसे काम करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं से छेड़खानी रोकने के निर्देश के बाद में एंटी रोमियो दस्ते का गठन किया, जो जिले भर में महिला और युवतियों के साथ होने वाली छेड़खानी की घटनाओं पर अंकुश लगाएगा। जिले भर में इसके 23 दस्ते बनाए गए, जिन्हें वीडियो कैमरे से लैस होने का आदेश भी जारी किया गया था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि लॉन्च होने के बाद ही इसके कामकाज पर विवाद पैदा होना शुरू हो गया। कई ऐसे मामले सामने आने लगे जहां सहमति के साथ में बैठे या साथ चल रहे लड़के लड़कियों को भी एंटी रोमियो दस्ता परेशान करने लगा। कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां एंटी रोमियो गश्त पर निकली पुलिस ने एक भाई बहन को परेशान किया, पुलिस थाने लेकर आई। ये भाई बहन आपको बता दें रामपुर से बिलोंग करते थे। जब दोनों ने साबित कर दिया कि वो भाई बहन है तो पुलिस ने छोड़ने के एवज में 5,000 रुपए लिए हैं। एंटी रोमियो को लेकर ऐसी भी कई खबरें सामने आई जहां उन्होंने सुरक्षा तो नहीं दी बल्कि मुश्किलें बढ़ा दी। जून 2019 में सूबे में अपराध के मामले बढ़ते गए और इसे देखते हुए योगी सरकार ने राज्य की पुलिस को एंटी रोमियो दस्ते को दोबारा सक्रिय करने का आदेश दिया। बेसिक आंकड़ों के मुताबिक बरेली, कानपुर सहित 10 जोन में एंटी रोमियो दल ने कुल 7,134 मामले दर्ज किए, 11,222 गिरफ्तारियां की। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि इसका कोई बड़ा असर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को कम करने में नजर नहीं आता है। इसके साथ ही अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च किया। खैर, एंटी रोमियो की बात करें तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस मंशा के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो का गठन किया वो मंशा पूरी नहीं हो पाई। पुलिस के हाथों में एक ऐसा चाबुक जरूर पकड़ा दिया गया जिसका वो कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से आजादी के साथ इस्तेमाल करते हैं, जनता पर अपनी धौंस जताते हैं। जहां जरूरत होती है वहां घंटों का समय लगाती है ये पुलिस, वहीं जहां जरूरत नहीं होती है वहां सक्रिय होकर लड़के लड़कियों को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती। सवाल आज भी जस का तस बना है कि आखिर जब कोई नियम कानून सरकार की तरफ से बनाया जाता है वो भी महिला अपराध जैसे मुद्दे पर, तो उसकी सुध क्यों नहीं ली जाती। लेकिन शायद सरकार और प्रशासन को लगता है कि आदेश दे भर देने से सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। महिला अपराध पर काबू पाने के लिए सरकार नियम बनाने में यही नहीं रुकी। अभी हाल ही में बढ़ते हुए महिला अपराध को देखते हुए योगी सरकार के तहत में ऑपरेशन दुराचारी को लॉन्च किया गया। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन दुराचारी में क्या कुछ मेंशन किया गया है। महिलाओं के साथ हो रहे सामूहिक बलात्कार और हत्या की खबरों की लगातार बाढ़ सी आ गई है। ये खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। साल 2018 में तो भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे कुल अपराधों की संख्या 16% बढ़ गई। योगी आदित्यनाथ के तथाकथित एनकाउंटर राज के बावजूद प्रदेश में कानून व्यवस्था डगमगा गई और इस सब के बीच में योगी सरकार द्वारा ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च किया गया। जैसे उन्होंने सीए का विरोध करने वालों के लिए पोस्टर्स और तस्वीरें लगवाई थी और वो अब कथित छेड़छाड़ करने वालों और यौन अपराधियों के नाम पर तस्वीर लगाएंगे। इस तरीके से योगी सरकार जेंडर क्राइम से लड़ेगी और राज्य को अपराध मुक्त बनाएगी। ये दावा योगी सरकार की तरफ से किया गया है, तो इसे भले ही योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। इसका केंद्रीय सिद्धांत पब्लिक शेमिंग लग रहा है, फिर चाहे वो डेटिंग कपल्स के बारे में हो या फिर सेक्सुअल हैरेसेस के बारे में या फिर सीए का विरोध करने वालों के बारे में। पब्लिक शेमिंग एक तरीके से खतरनाक स्वयं घोषित रक्षक पैदा करती है जो धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर देते हैं। जो पुरुष यौन अपराधों के लिए दोषी हैं वो तो वैसे भी जेल में, तो फिर उनके नाम और तस्वीरें पोस्टर्स पर लगाकर टांगना किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। अगर वो जेल में नहीं है और इस तरीके के अपराध के आरोपी हैं तो भी उनका केस अदालतों में चलता है। उनके आरोप सिद्ध होने से पहले उनकी पब्लिक शेमिंग एनकाउंटर राज का एक अलग रूप कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात कर लेते हैं। जेंडर क्राइम और सामाजिक और कानूनी समस्या है, ये भी आपको बता दें। एनसीआरबी के आंकड़े योगी सरकार को यह समझना होगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक सामाजिक समस्या तो है ही, साथ ही ऐसे मामलों में कम सजा दर एक कानूनी मसला है। यह निश्चित रूप से सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं है, इसीलिए समाधान लैंगिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन लाने में कड़ी मेहनत और समय लगेगा, साथ ही इससे आपको तुरंत सुर्खियां, टीवी बाइट, चुनावी रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। यही कारण है कि महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता स्कूल स्तर पर सेक्स एजुकेशन और जेंडर सेंसिटाइजेशन की वकालत करती हैं। हम ना तो ईरान है ना ही चीन, बल्कि ऐसे देश हैं जो ग्रेजुअल चेंज में विश्वास करने के बजाय एक्सट्रीम तरीकों का सहारा लेते हैं। पब्लिक शेमिंग का यह तरीका एक खतरनाक ट्रेंड स्थापित करेगा। यह पुलिस को वंचितों को परेशान करने की ताकत देगा। इंस्टेंट जस्टिस
यानी कि त्वरित न्याय के तरीकों का परिचय एक सुधार नहीं है और ना ही ये न्याय है। ये राज्य का एक अत्याचार है जो सभी सामाजिक बीमारियों को ठीक करने के लिए बदला लेने में विश्वास रखता है। सरकारों को अपने खुद के महकमों में भी जेंडर सेंसिटाइजेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि यौन अपराध का कोई भी पीड़ित थाने में प्रवेश करने से भयभीत ना हो। इसमें पीड़ितों के साथ गरिमा के साथ व्यवहार करते हुए उनके दोषियों को कन्विक्शन तक पहुंचाना शामिल होगा। स्कूल स्तर पर सेक्स के बारे में बातचीत शुरू करना दीर्घकालिक उपाय है, लेकिन ऐसा संभव होने के लिए भारत की संस्कारी सरकारों को एस शब्द को सुनते ही ऑफेंस लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे सामाजिक ताने बाने पर भी हैं जो आसानी से दागदार हो जाता है। दिखावा करता है कि शोषण नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, आंखें मूंद कर अपनी बेटियों की जुबान को बंद कर देता है।